एक महिला जो होती है अचानक से लापता हो जाती है। जब अचानक से लापता हो जाती है तभी उसके घर वाले जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तो पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं जब उसके ढूंढने की कोशिश करते हैं तभी वे देखते हैं सीसीटीवी में वो महिला जो है घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाती तो ज़रूर है लेकिन घर के अंदर से बाहर नहीं आती। जब घर के अंदर से बाहर नहीं आती तो पुलिस वाले जो होते हैं अचंभित हो जाते हैं। अचंभित होने के बाद वे उसके पति के पास जाते हैं। उसके पति से सख्ती से पूछताछ करते हैं। उसका पति जो होता है फिर उन्हें अपने घर में ले जाता है। घर में ले जाने के बाद उनसे कहता है कि मेरी पति पहले बाथरूम में आई थी, बाथरूम के बाद फिर किचन में आई थी, किचन के बाद वो फिर कुकर में आई थी, कुकर से फिर बाहर चली गई। पुलिस वाले जब इसकी बात सुनते हैं कि वो ये कर कह क्या रहा है, पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति जो है शायद खराब हो गई है, क्योंकि 6 दिन से इसकी पत्नी जो है गायब है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। पुलिस वाले फिर से उससे एक बार पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है। वो फिर से पुलिस वालों को बाथरूम में ले जाता है और फिर कहता है कि बाथरूम में आई थी पहले, फिर किचन में आई थी, फिर किचन के बाद कुकर में आई थी, कुकर से वो बाहर चली गई। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो। तो उसका पति जो होता है वो कहता है कि दरअसल मेरी जो पत्नी थी मैंने उसे 72 घंटे तक कुकर में उबाला है। पुलिस वाले जो होते हैं जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उस कुकर के रहस्य को जानने के लिए लग जाते हैं और उस वॉशरूम को, किचन को, सबके रहस्य में जानने के लिए लग जाते हैं। लेकिन पुलिस वालों के पास ना ही कोई सबूत लगता है, ना ही उन्हें पता चलता है कि आखिरकार ये हो तो हो क्या रहा है, आखिरकार क्या होता है इस घटना में। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना तेलंगाना प्रदेश की एक राजधानी हैदराबाद और यहीं का एक थाना लगता है मिरगेट और यहीं का एक कॉलोनी लगती है न्यू वेंकटेशन कॉलोनी। दरअसल यहाँ पर रहने वाली जिस महिला का नाम होता है बी वेंकट माधवी, जिसकी उम्र 35 साल होती है और जिसका मायका होता है नंदियाल। और वहीं पर इसकी माँ का जो नाम होता है शुभम्मा। शुभम्मा जो होती है 16 जनवरी सन 2025 को अपनी बेटी यानी कि माधवी को कॉल करती है और उससे बात करती है और कहती है कि बेटी तू कैसी है। तो उसकी जो बेटी होती है उससे सही सब कुछ बताती है और कहती है कि माँ मैं ठीक हूँ। रोज़ की तरह उससे वो बातें करती है। जब उससे रोज़ की तरह बातें करती है तभी उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा अब तू काम कर ले, त्योहार का टाइम चल रहा है। तो वो जो होती है काम करने लगती है। तभी उसकी माँ जो होती है फिर उसे सोचता है कि मुझे अपनी बेटी से फिर से बात करनी चाहिए। माँ बेटी की जो बात होती है वो दिन में कभी ख़त्म भी नहीं होती, ये सबको पता है। तभी उसकी माँ जो होती है वो दोपहर में कॉल करती है। जब दोपहर में कॉल करती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी का जो फ़ोन है वो बंद आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है, वो मिल ही नहीं रहा है। वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है पर सोचने लगती है कि शायद उसका फ़ोन बंद हो गया होगा, वो काम में लग रही होगी। तभी वो 2-2.5 घंटे बाद फिर से कॉल करती है। जब 2-2.5 घंटे बाद फिर से कॉल करती है तो फ़ोन फिर से बंद आ रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तभी जो शुभम्मा जो होती है अपने पति के पास जाती है। पति के पास जाने के बाद कहती है कि ना जाने क्यों माधवी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, उठाई क्या नहीं रही है, उसका फ़ोन जो है बंद जा रहा है, क्या आप क्या बात हो सकती है। उसके जो पति होता है वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, त्योहार का टाइम है, काम कर रही होगी, काम हिले में लग रही होगी, वो अकेली तो रहती है बेचारी, उसे कितना सारा काम होगा, कर लेगी, रात को कर लेगी। उसकी माँ को थोड़ा सा सब्र आता है। जब ये बात कहते हैं सब्र आने के बाद रात को भी वो फ़ोन नहीं उठाता। तभी 17 जनवरी को जब उसका फ़ोन नहीं खुलता है तभी वो अपने पति से कहती है कि मुझे अब बहुत चिंता हो रही है, मुझे मेरी बेटी की, मुझे अब मेरे पे अब रहा नहीं जाएगा। तभी उसका पति जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम एक काम करो, उसके पति को फ़ोन कर लो, यानी कि माधवी के पति को फ़ोन कर लो, अपने दामाद को फ़ोन कर लो, वो बता देगा तुम्हें कहाँ पर है। तभी उसे फ़ोन करती है। अपने दामाद को फ़ोन करने के बाद कहती है कि बेटा मुझे एक बात बताओ, माधवी का फ़ोन क्यों बंद आ रहा है। तो जो वो उसका पति होता है वो कहता है कि मम्मी जी मुझे नहीं पता, वो मुझसे गुस्सा होकर चली गई है और पता नहीं कहाँ पर चली गई है और फ़ोन उसने बंद कर लिया है और मैं सोच रहा था कि मायके चली गई है, वो मायके भी नहीं पहुँची हैं। जब ये सारी बातें सुनते हैं तो सुनने के बाद उसके माँ बाप जो होते हैं वे परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ये कैसी बात कर रहे हो। तो जो होता है व्यक्ति होता है वो कहता है कि माँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे गुस्सा हो गई थी, वो घर जाने की जिद कर रही थी और मैंने कहा कि मैं भी त्योहार के टाइम पे तुम्हें घर नहीं ले जा सकता, इसलिए वो गुस्से में बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद वो फ़ोन बंद कर लेती है। मैंने सोचा फ़ोन बंद कर लिया तो खोल लेगी। अब उसकी माँ जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे ये बात बहुत अजीब लगती है कि उसकी माँ से उसे आखिरकार वो फ़ोन कैसे बंद कर सकती है और अपनी माँ से कैसे बात नहीं कर सकती, उसे इतने घंटे हो गए हैं। अब तभी वो अपने पति से कहती है कि मुझे अपने दामाद के घर जाना है, यानी कि अपनी बेटी के घर जाना है, मैं वहाँ पर देखना जाना चाहती हूँ।
तभी वह 18 जनवरी को अपने वहाँ जाते हैं, उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद वहाँ पर जाकर जब देखते हैं तो वहाँ पर सब कुछ सही था, और वो उसका जो दामाद होता है वो यही बात बताता है कि वो मुझसे गुस्सा होकर चली गई है और पता नहीं कहाँ पर चली गई है। अब उसके माँ बाप जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाने के बाद वे पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी जो है लापता हो गई है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि सोच रहे थे कि आ जाएगी वापस। लेकिन जब वे लेते हैं तो वहाँ पर जाते हैं, पहले उसके घर जाते हैं, यानी कि माधवी के ससुराल जाते हैं। ससुराल जाने के बाद वहाँ पर देखते हैं जाकर, तो वहाँ पर देखते हैं कि माधवी जो है सच में नहीं है। पुलिस वाले जो होते हैं जब उससे पूछताछ करते हैं तो जो उसके पति का जो नाम होता है माधवी के, गुरुमूर्ति होता है। गुरुमूर्ति जो होता है वो बताता है कि साहब हमारे यहाँ पर एक त्यौहार बनाया जाता है पोंगल, यानी कि उनके वहाँ पर साउथ अफ्रीका में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर मकर संक्रांति बनाया जाता है। तो वो वहाँ पर जो पोंगल त्यौहार बनता है वो कई दिनों तक बनता है। तो उसकी पत्नी जो होती है वो जिद कर रही थी कि उसे पोंगल त्यौहार जो है अपने घर जाकर बनाना है, अपने मायके जाकर बनाना है। मैं उससे ना कर रहा था और कह रहा था कि मैं घर पर अकेला रह जाऊँगा, अकेला पड़ जाऊँगा अगर तुम अपने मायके चली जाओगी, क्योंकि उसके जो 2 बच्चे थे वे अपनी बुआ के पास रहते थे, हम दोनों ही यहाँ पर रहते थे। आज जब ये सारी जिद मुझसे कर रही थी तो मैं उसकी बात नहीं मानता, लेकिन वो पता नहीं फिर गुस्सा होकर कहाँ चली जाती है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर गई है। अब पुलिस वाले जब उसकी सारी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे कहते हैं कि तुम क्या करते हो। तो गुरुमूर्ति जो होता है वो बताता है कि मैंने 17 साल आर्मी को दिए हैं, 17 साल तक मैंने आर्मी ज्वाइन की है, उसके बाद मैं रिटायर हो जाता हूँ। रिटायर होने के बाद मैं DRDO में काम करता हूँ और मैं वहीं पर जॉब करता हूँ, यानी कि DRDO जो है एक बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्ट होती है, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर पोस्टिंग भी ऐसी होती है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे ज़्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं कर पाते, जैसा वो बताता है ऐसा ही मान लेते हैं। और जब ऐसा ही मान लेते हैं तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे उनके घर के सामने एक CCTV कैमरा लगा हुआ होता है, उसे जाकर देखते हैं। उसे जाकर देखने के बाद वे देखते हैं कि महिला घर के अंदर गई है लेकिन घर के बाहर नहीं आई। अब पुलिस वालों को यही बात खटक रही थी कि महिला गई तो गई कहाँ पर, माधवी गई तो गई कहाँ पर। पुलिस वाले जो होते हैं एक बार फिर से उसके घर पर जाते हैं गुरुमूर्ति को, उससे पूछते हैं कि ये कहाँ है, अगर वो घर के अंदर आई थी तो गई कहाँ पर है। गुरुमूर्ति जो होता है वो यही बात बताता है। लेकिन जब पुलिस वाले जो होते हैं 2 दिन बाद फिर उससे आकर पूछते हैं कि लास्ट बार तुमसे क्या कहा था माधवी ने, तो वो हर बार जो बयान दे रहे थे अपने अगर बदल बदल कर दे रहे थे, जब बदल बदल कर अपने बयान दे रहे थे तो पुलिस वालों को थोड़ा सा शक हो जाता है। 22 जनवरी तक वे जब अलग अलग बयान दे रहे थे तो पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें जब शक हो जाने के बाद तभी ये बड़े बड़े अधिकारियों से बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि हम इनसे सख्ती से पूछताछ करना चाहते हैं। और उनसे सख्ती से पूछताछ करने के लिए उन्हें जब बड़े बड़े अधिकारियों का सहारा लेना पड़ता है तब कहीं जाकर वे गुरुमूर्ति से सख्ती से पूछताछ कर पाते हैं और उससे सख्ती से पूछते हैं। तब कहीं गुरुमूर्ति जो होता है जाकर टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर पुलिस वालों को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद वो वही जाता है, पहले बाथरूम में जाता है, कहता है कि मेरी पत्नी यहाँ पर आई थी। बाथरूम से फिर कहता है मेरी पत्नी किचन में आई थी। किचन से फिर कहता है मेरी पत्नी कुकर में आई थी। कुकर से कहता है फिर मेरी पत्नी बाहर चली गई। पुलिस वाले जब इसकी ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले सोच ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक व्यक्ति का मानसिक जो संतुलन है शायद वो खराब हो गया है इसका, ये कुछ क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। तभी फिर एक बार पूछते हैं तो वो फिर से वही कहता है। पुलिस वाले फिर बताता है कि मैंने अपनी पत्नी को 72 घंटे तक कुकर में उबाला है। जब पुलिस वाले उसकी ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले सोच ही नहीं पा रहे थे, वे कह रहे थे कि कैसा इंसान है। वो कहता है कि मैंने 72 घंटे तक पहले अपनी पत्नी को कुकर में उबाल कर मछलियों को खिला दिया। अब पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि सारी बात बताओ हुआ क्या था। तभी वो गुरुमूर्ति जो होता है वो बताता है कि मेरी पत्नी जो है 16 जनवरी को घर जाने की जिद कर रही थी। वो कह रही थी कि मुझे अपने मायके जाना है और मैं वहीं पर जाकर पोंगल का त्यौहार बनाऊंगी। मैंने उसे कितनी बार मना किया और कहा कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकती, मैं यहाँ पर अकेला पड़ जाऊँगा। हर दिन हमारे घर में क्लेश हुआ करते थे, हर दिन मेरे से लड़ा करती थी और हर दिन हमारे साथ कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मैं खुश हुआ हूँगा। तभी जब वो घर जाने की जिद करने लगती है, जब घर जाने की जिद करने लगती है तो हम दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। हाथापाई हो जाने के बाद जैसे ही मैं उसे धक्का देता हूँ, धक्का देने के बाद वो बाथरूम के दीवार पर लग जाती है। जाकर जब बाथरूम की दीवार पर लग जाती है तो मैं सोचता हूँ कि नाटक कर रही है और उठ जाएगी। मैं थोड़ी सा घूम कर आता हूँ उधर उधर को, जब देखता हूँ कि वो अभी भी वहीं पर पड़ी है तो मैं सोचता हूँ कि ड्रामे कर रही है। तभी वो 2-2.5 घंटे के लिए बाहर चला जाता है। 2-2.5 घंटे बाद फिर से आकर देखता है तो वो देखता है कि वहीं पर पड़ी है। तभी वो उसकी नब्ज़ टटोलता है। जब नब्ज़ टटोलता है तो वो देखता है कि वो अब नहीं रही है, इस दुनिया में नहीं रही है, तो वो बहुत डर जाता है।
और वो सोचने लगता है कि एक्सीडेंट था एक, मैंने इसके साथ ऐसा नहीं करना था, ना ही मैं इसके साथ ऐसा करना चाहता था, मैंने उसे सिर्फ धक्का दिया था। अब जब मैं बहुत डर जाता हूँ, सोचने लगता हूँ कि अगर मैं इसे बाहर लेकर गया तो मैं फंस जाऊँगा और मैं जेल की हवा खाऊंगा। इसलिए उसके खुरापाती दिमाग में बहुत सारे आइडिया आने लगते हैं। जब बहुत सारे आइडिया आने लगते हैं तभी वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसे ठिकाने लगा दूँ। इधर एक गुरुमूर्ति जो होता है अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो जाता है। इसकी शादी जो हुई थी सन 2012 में हुई थी। सन 2012 में ये शादी कर लेकर आता है माधवी को, और उसके बाद ये कुछ दिन तक सही से रहते हैं और आराम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन कुछ साल बाद ही इनके बीच मन मुटाव बनने लगते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती है, घर में क्लेश होने लगते हैं। जब घर में क्लेश होने लगते हैं उसी बीच 2 बच्चे भी हो जाते हैं। 2 बच्चे हो जाने के बाद इनके जो बच्चे होते हैं बुआ के पास रहने लगते हैं। इधर जब आए दिन ये छुटकारा भी पाना पड़ता था, ये छुटकारा भी पाना चाहता था अपनी पत्नी से, यानी कि अपनी पत्नी के साथ ही रहना ही नहीं चाहता था। उससे यूँ सोचता था कब इससे छुटकारा मिल जाए। और एक दिन ये आ भी जाता है जब इसकी पत्नी से इसका छुटकारा मिल जाता है, और ये सोचता है कि अब सब कुछ सही हो गया है और अब मेरे सर पर कोई क्लेश नहीं करेगा, मुझसे कोई लड़ाई नहीं करेगा। अब जब ये मर जाती है, मर जाने के बाद ये व्यक्ति जो होता है गुरुमूर्ति इसके वॉशरूम में छोटे छोटे पीस करता है। छोटे छोटे पीस करने के बाद उन्हें कुकर में उबालता है। जो उसकी हड्डियाँ होती है माधवी की, उन्हें एक मूसल में पीसता है। मूसल में पीसने के बाद उन्हें मिक्सी में इसके जो मांस होता है उसे उसका जूस सा बनाता है, और उसे बनाने के बाद सब कुछ तैयार कर लेता है। जब तैयार कर लेता है तो इसके ही पास में कुछ दूरी पर एक झील होती है, उस झील में जाता है। झील में जाने के बाद वो झील जो होती है बहुत ही गहरी होती है, अंदर तक वहाँ पर फेंक कर आ जाता है। वहाँ पर फेंक कर आ जाने के बाद ये आराम से अपने घर की साफ़ सफाई करता है। यूट्यूब से देखता है कि कत्ल करने के बाद घर की साफ़ सफाई कैसे की जा सकती है, घर को कैसे चमक बनाया जा सकता है, और घर में ऐसा कोई सा भी सबूत ना छोड़ा जाए जिसे फोरेंसिक रिपोर्ट को भी ना मिल सके, फोरेंसिक वालों को भी नहीं मिल सके। वो ऐसी सफाई करता है। जब उसके माधवी के माता पिता घर पर आते हैं तब तक वो सफाई कर चुका था, तब तक उसने कुछ नहीं छोड़ा था अपने घर पर। पुलिस वाले जो होते हैं तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाते हैं। फोरेंसिक टीम को बुलाने के बाद वे डॉग स्क्वाड को बुलाते हैं। जब डॉग जो होते हैं वे सूंघते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर है, लेकिन कुछ सबूत मिल जाए, कुछ प्रूफ मिल जाए। फोरेंसिक टीम भी पूरी जी जान लगा देती है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिलता। सब कुछ जो होता है मिटा हुआ होता है, एक छोटा सा तिनका तक नहीं मिलता सबूत का। अब जहाँ जिस झील में उसने उसे डाला था, वो कहता है कि गुरुमूर्ति जिस झील में डाल कर आया था वहाँ पर शायद उसे अब तक मछलियों ने भी खा लिया होगा, क्योंकि झील में मछलियाँ होती हैं ज़्यादातर। जब वहाँ पर जाकर देखा जाता है तो झील जो होती है बहुत गहरी होती है, वहाँ पर जाना शायद नामुमकिन हो सकता है। पुलिस वाले जो होते हैं जब इससे सारी बातें सुनते हैं, ना ही उन्हें सबूत मिलता है कुछ, तो पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि अगर ना ही हमें कोई सबूत मिला और ना ही हमें जब कुछ मिलने का है तो हम इसे कोर्ट में ले जाएंगे तो ये कोर्ट में ज़्यादा दिन तक केस नहीं रुक पाएगा, ना ही थम पाएगा, क्योंकि कोर्ट जो होता है वो सबूत मांगता है और उनके पास कोई सबूत नहीं होते। पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि शायद इसने ये सब किया भी है फिर नहीं किया, क्योंकि पुलिस वालों को अभी कुछ पता ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने अभी खुद ये बयान दिया था, खुद अपने मुंह से कहा था, लेकिन उसके बाद उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पुलिस वाले जो होते हैं सीसीटीवी कैमरे को जब देख रहे थे तो महिला घर के अंदर जरूर जाती है, लेकिन कुछ ऐसा भी क्षेत्र होता है छुटा हुआ कि महिला जो है छिपकर निकल सकती है, लेकिन अगर वो छिपकर निकलने की उसे ज़रूरत ही क्या थी, वो आराम से जा भी तो सकती थी। अब पुलिस वालों के मन में कई सवाल थे, उन्हें कई एंगल से ये केस देखना पड़ रहा था, वे कई एंगल से इस केस को सोच रहे थे। वे बार बार उससे पूछ रहे थे, बार बार वो यही जवाब दे रहा था कि उसने अपनी पत्नी को 72 घंटे तक ऐसे ऐसे कुकर में उबाला और उसे मिक्सी में पीसा और उसे मूसलाधार से कूट कर उसे झील में फेंकाया। जब ये सारी बातें पुलिस वाले सुनते हैं, उसके सुनने के बाद अब पुलिस वाले सोच ही नहीं पा रहे थे कि वे करे तो करे क्या। ये केस जो होता है अभी भी कोर्ट मतलब कि चल रहा है। पुलिस वाले जो होते हैं इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उसके खिलाफ गुरुमूर्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि उसने सबूत जो होते हैं सारे मिटा दिए जाते हैं, वो सबूत सारे मिटा देता है। इधर उसके माँ बाप जो होते हैं माधवी के, वे जब ये सारी बातें सुनते हैं तो वे सोच ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी के साथ ऐसा भी हो सकता है, उनकी बेटी के साथ इतना गलत भी किया जा सकता है। उनकी बेटी का जो शरीर है वो भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, उनकी बेटी का जो लास्ट मोमेंट है वो भी ये नहीं देख पाए। अब इधर पुलिस वाले भी सबूतों को और ढूंढने में लग जाते हैं, वे और एंगल से सोचने लग जाते हैं कि इस केस में कोई और तो एंगल नहीं है। इधर गुरुमूर्ति जो होता है वो यही बता रहा था कि उसने उसे मार कर ऐसे 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 वहाँ पर डाल दिया है। पुलिस वालों के सामने केस जो होता है बहुत कठिन होता है, क्योंकि पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचते हैं कि अगर हमने गुरुमूर्ति को कोर्ट में पेश कर भी दिया तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसे कोई सज़ा भी नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ पर ये अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है नहीं करता है, पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ा सवाल बन चुका है।
दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपके घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।